हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हम किसकी बात कर रहे होते हैं, रिएक्शंस की। कैसी रिएक्शंस गाइस, जो पूरी खत्म हो ही नहीं रही, ठीक है ना, ऐसी रिएक्शंस की बात करेंगे विच डू नॉट गो टू कंप्लीशन। रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हुई, मतलब फाइनली हमारा नॉर्मली क्या कहते हैं हम, पहले रिएक्टेंट थे, फाइनली क्या है, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट नहीं होंगे, हाँ है ना। सपोजिंग एक ही रिएक्टेंट है और तुमने रिएक्शन करवाई, तो हम क्या कहेंगे, इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नहीं था, फाइनली सिर्फ प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट जीरो होगा। ऐसी रिएक्शंस को हम स्टडी नहीं करते इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम आया ही नहीं, पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया, प्रोडक्ट बना गया। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि फाइनली ना केवल प्रोडक्ट प्रेजेंट है, रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है इन द मिक्सचर। समझ में आया नहीं आया, मतलब रिएक्शन पूरी खत्म ही नहीं हुई, रिएक्टेंट पूरा खत्म ही नहीं हुआ। समझे या नहीं समझे गाइस, ऐसी रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तुम कहोगे सर कहां पढ़ा हुआ है, तुम्हें याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, परसेंटेज यील्ड, इफ यू रिमेंबर। जैसे अगर तुमने एग्जांपल लेता हूं मैं, a+2b गिव्स 3c+d, ये लिया हमने, ए के लिए 2 मोल, बी के लिए 5 मोल। नॉर्मली क्या खत्म हो जाना चाहिए बच्चों, लिमिटिंग रीजन कौन होगा, फटाफट बताना मुझे, विच विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, ए। ए विल बी द लिमिटिंग रीजन। नॉर्मली रिएक्शन में ए खत्म हो जाना चाहिए, बी कितना रिएक्ट करेगा ए के साथ, जरा बताना, कितना बी रिएक्ट करेगा ए के साथ, 5/2। कितना बी। हाँ बेटा, फिर से बोलना बेटा, क्या कह रहे थे भाई, एक ए 2 बी के साथ रिएक्ट करता है, 4 करेंगे सर। 4 के साथ रिएक्ट करेगा, बचेगा कितना, एक। एक बचेगा। सी कितना बनेगा, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यस। ऐसा कुछ होना चाहिए ना गाइस फाइनली। अब ये जो रिएक्शन, तुमको वैसा रिएक्शन तो इसमें भी बचा है, तो क्या ये भी इक्विलिब्रियम वाला है ना, यहां पे ए पूरा का पूरा खत्म हो गया, लिमिटिंग रीजन पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो दिस इज अ रिएक्शन विच इज गोइंग टिल कंप्लीशन, कंप्लीट हो गई रिएक्शन भाई, और हमारी फर्दर रिएक्शन आगे नहीं जा सकती, क्योंकि एक रिएक्टेंट पूरा खत्म हो चुका है। समझा नहीं समझेगा, तो अगर मैं एक ही रिएक्टेंट होता, वो जो मैंने बताया था ना कि रिएक्टेंट भी पड़ा है और प्रोडक्ट भी पड़ा है, वो हमने तब बोला था जब रिएक्टेंट एक ही है। अगर दो रिएक्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंप्लीशन होगी तो एक तो शायद बचा रह ही जाएगा। मजा तो तब आए जब लिमिटिंग रिएजेंट भी खत्म ना हो, उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमें बताया लिमिटिंग रिएजेंट नॉर्मली रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाना चाहिए। व्हाट विल हैपन अगर लिमिटिंग रिएजेंट भी पूरा खत्म नहीं हो रहा, तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज यील्ड, या इन अवर केस इक्विलिब्रियम। परसेंटेज यील्ड यही तो कहता था कि 70% रिएक्शन गोइंग टिल कंप्लीशन, 70% रिएक्शन, 70% रिएक्टेंट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्टेंट है वो भी पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, उसका सिर्फ 70% इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। तो वो जो परसेंटेज यील्ड होता था ना बच्चों, दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम। समझे या नहीं समझे गाइस, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिंपल। हाँ या ना, बच्चे बोल ही नहीं रहे। समझ गए गाइस, जिसमें हमारा लिमिटिंग रीजन भी पूरा खत्म ना हो, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब रिएक्शन दो तरह की होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, और दूसरी होती है आयनिक रिएक्शन। बेटा ऑब्वियस सी बात है, तुम इतना समझ सकते हो टर्म से ही, जो आयनिक है उसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, जिसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। ठीक है ना गाइस, समझ गए यहां तक, क्लियर है। आयनिक रिएक्शन हम केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी नहीं करेंगे, स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर रिएक्शन हम केमिकल इक्विलिब्रियम में। रिएक्शन मैंने तुम्हें बता दिया, दो तरह की होती है,
एक तो इस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या था, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अनदर वे टू क्लासिफाई रिएक्शंस एज, पहला एक तो मॉलिक्यूलर और आयनिक है, दूसरा हमारा कैसे कर सकते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तुम कहोगे सर इरिवर्सिबल तो आपने नहीं बताया था। Irreversible reactions are reactions which proceed to completion. They proceed to completion. मतलब हमारा रिएक्टेंट पूरा खत्म, या फिर अगर दो रिएक्टेंट्स हैं तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म। समझिया नहीं समझेगा, वो क्लियर हुआ ना हुआ? यस सर। रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, यहां पे T टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे R टेंडिंग टू 0 होगा। ये चीज समझिया नहीं समझे, बस ये बता दो। जब टाइम इनफाइनाइट हो चुका तो रिएक्टेंट की अमाउंट क्या हो चुकी है, 0, रिएक्टेंट खत्म। दूसरे आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन पे। रिवर्सिबल का मतलब क्या है भाई, पूरी खत्म नहीं हुई, एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया, नो कंप्लीशन, नो कंप्लीशन, इक्विलिब्रियम इज अटेन। at t tending to infinity, at t tending to infinity, रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट में जब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो रिएक्टेंट भी पड़ा है, प्रोडक्ट भी पड़ा है। समझिया नहीं समझेगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो एरोज का मतलब है इक्विलिब्रियम। ओके, क्लियर है गाइस? समझिया नहीं समझे, इन्हें बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब इनको जब ये इक्विलिब्रियम पे होंगी तो इसे किसी भी डायरेक्शन में फेंका जा सकता है बाय स्लाइटली चेंजिंग द कंडीशंस। अब ये जो है हमारा रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, और जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट है, उसमें टू रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। दो रिएक्शन हो रही है, क्या? एक तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहा है, और एक प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट दे रहा है। देयर आर टू रिएक्शंस दैट आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट देने का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड ये है जिसमें रिएक्टेंट बन रहा है, फॉरवर्ड वो है जिसमें रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। हम कहेंगे, सुनते आना बच्चों, अच्छा लगेगा तुम्हें, समझ में आएगा, क्लियर। दोनों रिएक्शंस हो रही है, तो यार दोनों रिएक्शंस अगर हो रही हैं तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि तुम्हारा रिएक्शन ओवरऑल फॉरवर्ड जा रही है या ओवरऑल बैकवर्ड जा रही है? हमने कहा दोनों रिएक्शन चल रही है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट है मिक्सचर में तो हमारे पास दोनों रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट इज गिविंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स इज गिविंग रिएक्टेंट्स। अब रिलेटिव स्पीड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, गिविंग प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा रिएक्शन में रिएक्टेंट की अमाउंट कम होगी या ज्यादा होगी। भाई एक रेट से हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, एक डिफरेंट रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है। मुझे खुद बताओ, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड है तो जस्ट टेल मी अ सिंपल थिंग, रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ेगी या घटेगी? जो मैं सब बोलना चाह रहा हूं वो मैं अब एक्सप्रेशन की फॉर्म में पूछ रहा हूं तुमसे। सर कम होगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड से ज्यादा है तो रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ेगी या घटेगी? सर घटेगी। घटेगी, ऑब्वियस है। हाँ है ना बच्चों? भाई जब तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रहा है, मतलब जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उससे कम स्पीड से हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, मतलब एक तरीके प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जाएगी। क्लियर है यहां तक? सो वी विल से ओवरऑल रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओवरऑल फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेवर्ड। और अगर हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड इज लेस देन रेट ऑफ बैकवर्ड तो हम कहेंगे ओवरऑल बैकवर्ड रिएक्शन विल अकर, ओवरऑल रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब हमारा रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ती जाएगी और प्रोडक्ट की अमाउंट कम होती जाएगी। क्लियर है बच्चों?
समझ में आया नहीं आया ये चीज? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। बच्चे नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब ये थे ना समझ नहीं आया बच्चों को, समझ में आ गया, ठीक है ना गाइस? तो दिस इज व्हाट यस यू सर। विल हैव। अब यहां तक तो तुम समझ गए। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है मतलब उसको हम ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे स्पॉन्टेनियस है क्योंकि फेवरेबल होगी। मतलब तुम कहना चाह रहे हो ओवरऑल फॉरवर्ड जा रहा है? हाँ तो ओवरऑल फॉरवर्ड जा रहा है, दैट मींस इट इज स्पॉन्टेनियस, दैट डायरेक्शन इज फेवर्ड। हाँ हाँ मतलब फेवरेबल होगा ना। हाँ फेवरेबल है। ठीक है। अब ये चीज समझिए ना गाइस, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ही दे रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है, दोनों रिएक्शंस हो रही हैं एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे तुम देखो, अनलेस तुम्हारे पास प्रोडक्ट है ही इनिशियली जीरो। इनिशियली देखोगे तो प्रोडक्ट जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियली तुम्हारे पास सिर्फ फॉरवर्ड होगा। धीरे धीरे करके प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ रही है तो प्रोडक्ट गिविंग रिएक्टेंट की रिएक्शन भी होनी शुरू हो जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। समझ आया नहीं आया? A point will come when rate of forward will become equal to rate of backward. देखो गाइस, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है किसी रेट से, प्रोडक्ट अभी रिएक्टेंट बनाना शुरू नहीं किया क्योंकि प्रोडक्ट इनिशियली जीरो था। जैसे जैसे प्रोडक्ट की अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट विल स्टार्ट गिविंग रिएक्टेंट, मतलब इसका रेट, फॉरवर्ड का रेट धीरे होता जा रहा है, बैकवर्ड का रेट बढ़ता जा रहा है, और एक पॉइंट पे दोनों रेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। फाइनली अगर टी टेंडिंग टू इंफिनिटी देखोगे तुम एक इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो दिस इज व्हाट हैपेंस एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी अब एक तो ये मान के चलो कि तुम्हारा अब यहां पे रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन अगर देखा जाए तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रही, ना रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज होगी अब, ना प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज होगी। लेकिन ये मत कहना कि रिएक्शन नहीं हो रही, रिएक्शन हो रही है, लेकिन जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है। द रिएक्शन हैज नॉट स्टॉप्ड, but the rate of formation of product is same as rate of consumption of product, resulting in no visible change। हाँ या ना ये बताओ। और इस इक्विलिब्रियम को इसीलिए हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मींस ऐसा नहीं है कि अब रिएक्शन स्टॉप कर गई, रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, बट देयर इज नो विजिबल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। वो कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ। यस यस सर। यस सर। गुड। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा बेटा? जो स्मॉल बी है या स्मॉल सी स्मॉल डी है, दे आर द बैलेंसिंग फैक्टर, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ की पावर ए, बी रेज़ की पावर बी। क्लियर है बेटा? समझे या नहीं समझे? बल्कि मैं इसको कंसन, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ ए रेज़ की पावर ए, अमाउंट ऑफ बी रेज़ की पावर बी। क्लियर है बेटा? यहाँ पे जो ए और बी है ये मैंने अभी ये क्या ले लिए, इनका जो बेसिक आइडिया होता है, बेसिक टर्म जो इनके लिए होती है वो होती है एक्टिविटी। वी यूज द टर्म एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ ए एंड बी, या एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव मासेस। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी। एक्टिविटी को दो टर्म्स में लिखा जा सकता है, या तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी कौन सी, मोलैरिटी, या प्रेशर। समझ गए गाइस? जिसे लिखा जाएगा एटीएम में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू जो मैंने अभी बताया। अभी यहाँ पे जो मैंने ये टर्म लिखी है, यहाँ पे मेरे को एक्चुअली ये लिखना चाहिए था, ए ऑफ ए रेज़ की पावर ए ऑफ बी रेज़ की पावर बी। दिस ए रिप्रेजेंट्स एक्टिविटी। एक्टिविटी को तुम या तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख लो,
जो मैंने, दिस रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है मैंने, ब्रैकेट में जिस फॉर्म में लिखा है मैंने, दैट इज कंसंट्रेशन वाला। मैं एक काम करता हूँ, इसे चेंज कर देता हूँ, ए ऑफ ए रेज़ की पावर ए ऑफ बी रेज़ की पावर बी। ये हमारी एक्टिविटी ऑफ ए, एक्टिविटी ऑफ बी रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब तुम इसे कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख रहे हो, मोलैरिटी, तो हम ऐसे लिखेंगे, और जब तुम इसे प्रेशर की टर्म्स में लिखोगे तो ये आ जाएगा। समझे या नहीं समझे गाइस? कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Rate of forward reaction is directly proportional to activity of A raised to power A, activity of B raised to power B. Activity can either be concentration in molarity or it can be pressure in atmosphere. ये है rate of forward reaction, rate of A and B giving C and D. अब आते हैं rate of backward reaction. Backward reaction का रेट किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे। जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतना जल्दी वो ए और बी देंगे। जैसे अभी हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या कहा, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड से वो प्रोडक्ट बनाएंगे। जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी ए और बी की उतनी जल्दी से वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे सी एंड डी। मोर इज द अमाउंट ऑफ ए एंड बी, फास्टर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ सी एंड डी। सिमिलरली जैसे तुम्हारा सी और डी की अमाउंट ज्यादा है अगर, तो वो ज्यादा स्पीड से ए और बी बनाएगा। मतलब आइडिया इज सिंपल, सा फॉर्मूला ये है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये है। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ सी रेज़ की पावर सी, एक्टिविटी ऑफ डी रेज़ की पावर डी। और समझे नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इसीलिए हम क्या कहते हैं कि धीरे धीरे रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होता जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? ध्यान से देखो, हम कहेंगे जैसे जैसे इनिशियली तो हमारे पास सी और डी था नहीं, जैसे जैसे ए और बी कंबाइन करेंगे टू गिव सी एंड डी, ए और बी की अमाउंट कम हो रही है ओवर टाइम, हाँ ना। इनिशियली ए एंड बी वर मैक्सिमम, अब ए और बी की अमाउंट धीरे धीरे करके कम हो रही है। मतलब उनकी एक्टिविटी धीरे धीरे करके कम हो रही है। एक्टिविटी कम होगी तो रेट जिससे ए और बी कंबाइन कर रहे थे टू गिव सी एंड डी, जिस रेट से हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही थी, वो रेट धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? डिक्रीज। इनिशियली बैकवर्ड रिएक्शन हो रही थी क्या? हो ही नहीं थी, क्योंकि सी और डी है ही नहीं। अब क्या होगा, जैसे जैसे तुम रिएक्शन को देखोगे धीरे धीरे करके सी और डी की अमाउंट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? इनिशियली तो सी और डी थे ही नहीं। अब जैसे जैसे ए और बी कंबाइन करके सी और डी देते जाएंगे, इनकी अमाउंट बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो एक तरीके बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी धीरे धीरे करके ओवर टाइम डिक्रीज हो रहा है, सी और डी धीरे धीरे करके ओवर टाइम बढ़ रहा है। तो एक तरीके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे करके कम हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होते ही मतलब ए बी सी डी की कंसंट्रेशन में देयर विल बी नो चेंज एंड वी विल से इक्विलिब्रियम हैज अटेन्ड। समझ में आया ना आया मैंने इतनी देर से जो बोला है? बताओ गाइस। यस सर। गुड, इक्वेट कर देते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ये के एफ लिख लिया, ये है। ये के एफ के भी क्या है यार? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के एफ एंड के बी आर रेट कांस्टेंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? दे आर रेट कांस्टेंट्स फॉर फॉरवर्ड and backward reactions.
फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स है, दे डिपेंड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन ओनली ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करते हैं? KF एंड KB फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर चेंज करोगे KF KB चेंज हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे, बोलो गाइस। KF KB changes only with change in temperature. Got it guys? आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस किसी भी बच्चे को, हाँ है ना। अब मैंने बताया था एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब KF ये होगा नहीं होगा बच्चों? यहां से KF बाय KB की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज KF बाय KB? ये होगा, हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, ये होगा ना? KF बाय KB विल बी इक्वल टू दिस, हाँ है ना? दिस इज एट इक्विलिब्रियम। ये जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला ये किस पे निकाला? एट इक्विलिब्रियम। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो KF बाय KB है ना इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गॉट इट और नॉट गाइस? ये वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो तुमने गिब्स एनर्जी के फॉर्मूले में देखा था। तुम्हें याद है बच्चों? डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RDln K इक्विलिब्रियम। दिस इज द सेम K इक्विलिब्रियम। K इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली, अब सुनते आना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, K equilibrium is actually the ratio of rate constant for forward reaction divided by rate constant for backward reaction. ये है तुम्हारा K equilibrium. Got it or not guys? And इसकी वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है क्वेश्चन में तो तुम कैसे निकालोगे बेटा? तुम एक्टिविटी देखो प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की। किस पे? इक्विलिब्रियम पे। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्या देखो? एक्टिविटी देखो, और वो भी कब? इक्विलिब्रियम पे। अब उनकी एक्टिविटी की जो रेशियो है दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ K इक्विलिब्रियम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? K इक्विलिब्रियम में अगर निकालना है तो फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पे एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फिर उनकी रेशियो ले लो प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, एंड द वैल्यू दैट यू गेट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये क्या है हमारा? ये है एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, ये है एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जब ये रेशियो देखोगे प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ K इक्विलिब्रियम बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स। और ये हम कब देखेंगे? एट इक्विलिब्रियम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशियो इक्विलिब्रियम पे गिव्स अस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझे या नहीं समझे गाइस? अब बच्चे कहेंगे सर इसमें है ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज कर देते हैं, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा? ना, मैंने अभी तुम्हें बताया था KF KB आर डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 फॉर अ गिवन रिएक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। सो K इक्विलिब्रियम इज अ function of temperature. I hope this is clear to you guys. वो क्लियर हुआ ना हुआ?
तो तुम कहोगे सर हमने इसमें अमाउंट चेंज कर दी तो इक्विलिब्रियम क्यों चेंज नहीं हुआ? वो मैं भी बताता हूं। आइडिया इज, ऐसे समझो के इक्विलिब्रियम इन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये वैल्यूज के इक्विलिब्रियम पे डिपेंड कर रही है। आइडिया इज, अगर तुम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज कर देते हो, इक्विलिब्रियम पे बैठा हुआ था पहले, तुमने उसे चेंज कर दिया, अब रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाएगी सच दैट ये रेशियो वापस किसके बराबर ना हो जाए, के इक्विलिब्रियम के बराबर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है 10, मतलब प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की जो रेशियो है एक्टिविटी की, वो इक्विलिब्रियम पे क्या है, किसके बराबर है बेटा, 10 के बराबर। के इक्विलिब्रियम 10 दे रखा है, इसका मतलब प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की जो एक्टिविटी है एट इक्विलिब्रियम दैट इज 10। अब तुमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज कर दी, ठीक है ना गाइस? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अमाउंट क्या कर दी, चेंज कर दी, सच दैट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की अब रेशियो आ रही है 20। हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, चेंज करके ऐसा कर दिया सच दैट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू आ रही है 20। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा, कहां जाएगा वो कैसे पता चलेगा हमें? द कंसंट्रेशन विल ट्राई टू चेंज अकॉर्डिंगली इन सच अ मैनर कि प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशियो वापस क्या बन जाए, 10। मतलब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स उस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, सच दैट वापस तुम्हारा प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशियो क्या बन जाए, 10 बन जाए। मतलब अगर तुमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज कर दी, रिएक्शन विल गो इन सच अ डायरेक्शन सो दैट देयर रेशियो अगेन बिकम्स इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। वो कुछ क्लियर हुआ ना हुआ जो मैंने भी बताया? आइडिया बीइंग, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स अपनी अमाउंट ऐसे चेंज करते हैं सच दैट उनकी रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डजंट चेंज, it is the concentration which changes so that the k equilibrium value is, k equilibrium वो अटेन कर सके। समझ में आया या नहीं आया? बोलो गाइस, बताओ भाई, कुछ समझे या नहीं समझे? क्या मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर हम, एक चीज होती है क्या बच्चों, रिएक्शन कोशिएंट, क्या बोलते हैं इसे, रिएक्शन कोशिएंट। दिस इज प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशियो। हमने यार वो तो हमने देखा था, क्या होता था वो, दैट यूज्ड टू बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं कहूंगा उनकी रेशियो एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सपोज तुम प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशियो देख रहे हो व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज नॉट बीन अटेन्ड, अभी इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हुआ, उस वक्त जब तुम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की रेशियो देखोगे तो उसे बोला जाता है क्यू। क्यू इज रिएक्शन कोशिएंट। वो समझे ना समझे गाइस? इसी का बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बताओ गाइस। रिएक्शन कोशिएंट इज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की रेशियो व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज नॉट येट बीन अटेन्ड। ये वही फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर डी एल एन क्यू। ये वही क्यू है, ठीक है बच्चों? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है ये चीज? बोलो। और तुम्हें याद होगा डेल्टा जी नॉट को जब तुम डालोगे एज माइनस आर डी एल एन के इक्विलिब्रियम, यू गेट वन मोर फॉर्मूला, आर डी एल एन क्यू बाई के इक्विलिब्रियम। तो ये रिएक्शन कोशिएंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मतलब हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की रेशियो देख रहे हैं, अगर हम उस रेशियो को इक्विलिब्रियम पे देख रहे हैं रेशियो को, तो वो रेशियो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और बाई चांस अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है और हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की रेशियो देख रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशिएंट। और कुछ समझ में आया ना आया ये बताओ बच्चों? सर हाँ बोलो। सर जैसे अगर इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है तो मतलब दोनों साइड से रिएक्शन हो सकती है, तो उसमें फिर हम प्रोडक्ट किसको मानेंगे और रिएक्टेंट किसको मानेंगे? नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों ही प्रेजेंट है और अब रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाना चाह रही है ना बैकवर्ड जाना चाह रही है, या फिर हम कहेंगे फॉरवर्ड जिस रेट से आ रही है उसी रेट से बैकवर्ड जा रही है, ठीक है? और तुम ये ओके पूछो किसको हम रिएक्टेंट किसको प्रोडक्ट, वो थोड़ी देर रुक जाओ,
कि जो तुम्हारा डाउट है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि तुम रिलेट करना चाह रहे हो इसको विद व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न। गिव मी सम टाइम, उसके बाद क्लैरिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, इस ओके चीज के बारे में कि कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है, वो अभी समझ आ जाएगा, उसके बारे में अभी मत जाओ। मतलब डोंट ट्राई टू थिंक वो क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे आएगा, क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे आएगा, ठीक है ना। ये पार्ट समझ आया नहीं आया कि क्यू और के का रिलेशन। यस सर। क्यू और के दोनों ही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू बताते हैं। के इक्विलिब्रियम बताता है वो रेशियो व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। क्यू वही रेशियो बताता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की व्हेन इक्विलिब्रियम हैज नॉट बीन अटेन्ड येट। समझे या नहीं समझे गाइस? बोलो भाई बोलो, ठीक है। यस। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट आना चाहिए। तो ये वही चीज जो मैं बोल रहा था अभी फिर से बता रहा हूं। अगर हमारा के इक्विलिब्रियम 10 है, ठीक है ना गाइस, वही जो मैंने वो पहले सवाल दिया था, अब वही सवाल मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंड यू रियलाइज यार ये तो वही चीज जो सर ने बताई थी, ये वही चीज है। के इक्विलिब्रियम इज 10। ओके बेटा, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 है, मतलब अगर तुम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की रेशियो लोगे इक्विलिब्रियम पे, तो वो वैल्यू क्या आने वाली है बेटा? दिस वैल्यू इज एट इक्विलिब्रियम, और ये वैल्यू क्या है? 10 के बराबर। अब बाई चांस हमने रिएक्टेंट और दे मारा, हमने रिएक्टेंट और दे मारा, तो अभी Q, इनिशियली Q किसके बराबर होगा? इक्विलिब्रियम पे अगर है तो डू यू रियलाइज Q और K इक्विलिब्रियम सेम है? हाँ है ना। इनिशियली हमने क्या किया, इनिशियली हमने द रिएक्शन वाज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम व्हेन वी स्टार्टेड, द रिएक्शन वाज एट इक्विलिब्रियम, तो जो Q था वही हमारा K इक्विलिब्रियम था। अब हमने उसमें रिएक्टेंट थोड़ा बहुत ऐड कर दिया। द मोमेंट वी एडेड रिएक्टेंट, क्या हुआ बच्चों? के इक्विलिब्रियम वही रहा 10, क्यू की वैल्यू अब 10 नहीं है, 10 से बड़ी होगी या कम होगी, ये बताना बच्चों जरा। अगर हमने और रिएक्टेंट ऐड कर दिया देन व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू वाज इनिशियली इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, 10 के बराबर थी। अब जब तुम रिएक्टेंट और ऐड कर दोगे तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 10 या लेस देन 10? लेस देन 10। लेस देन 10 होगी। लेट अस से क्यू हो गया 5, मतलब अब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो गई है। अब रिएक्शन अभी तक क्या था? इक्विलिब्रियम था। इक्विलिब्रियम मतलब जिस रेट से फॉरवर्ड हो रिएक्शन हो रही थी उसी रेट से बैकवर्ड हो रही थी, मतलब ना रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज हो रही थी ना प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज हो रही थी, बिकॉज द रेट वाज सेम फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। अब क्या हो गया? अब हमारा इक्विलिब्रियम से हट गई रिएक्शन, अब Q हो चुका है 5। मैंने क्या बताया था? Q अपनी वैल्यू एडजस्ट करेगा, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की अमाउंट इस तरीके से एडजस्ट होगी सो दैट अगेन इट अचीव्स दैट रेशियो ऑफ 10 बेटा। समझ में आया नहीं आया? ये अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे अरेंज होंगी, इस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी सच दैट Q अगेन ट्राइज टू अचीव द वैल्यू ऑफ K इक्विलिब्रियम 10। समझ में आया नहीं आया? अब Q क्या करना चाह रहा है? 5 से अपनी वैल्यू 10 बनाना चाह रहा है। 5 से 10 बनाने का मतलब समझ आ रहा है तुम्हें? हम प्रोडक्ट, देखो बेटा 5 से 10 कैसे जाएगा? अगर हम रिएक्ट न्यूमरेटर बढ़ा दे डिनोमिनेटर घटा दे तो Q की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी नहीं बढ़नी शुरू हो जाएगी बच्चों? बताओ। अगर हम न्यूमरेटर बढ़ा दें डिनोमिनेटर घटा दें तो ये जो 5 वैल्यू बन गई है ये वापस 10 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बताओ गाइस। यस We are सर। trying to increase the numerator and decrease the denominator so that the value of Q increases and it will keep on increasing till it reaches K equilibrium. हाँ या ना? अच्छा बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला? Q की वैल्यू अब 10 से 5 हो चुकी है। वी आर ट्राइंग टू चेंज दैट वैल्यू सो दैट अगेन इट बिकम्स इक्वल टू 10। दैट इज द बेसिक आइडिया। Q हमेशा K इक्विलिब्रियम बनाना चाह रहा होता है, Q की वैल्यू चेंज होनी जाएगी सो दैट इट अचीव्स द सेम वैल्यू एज K इक्विलिब्रियम। हार्दिक बेटा समझ में आया जो मैं कह रहा हूं? यस सर। गुड। ये बढ़ेगा ये घटेगा,
सो दैट Q वापस क्या बन जाए, 10 के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाए। और अगर मैं कह रहा हूं रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कहां जा रही है, नेट, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। मैं कह रहा हूं अभी मैं चाह रहा हूं रिएक्टेंट कम हो और प्रोडक्ट बढ़े, तो रिएक्शन ओवरऑल कहां जा रही है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। टेल मी गाइस। बैकवर्ड। फॉरवर्ड। हम रिएक्टेंट को कम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि क्यू बढ़ बढ़ के क्या पहुंच जाए, के इक्विलिब्रियम के बराबर। रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही तो जा रही है, हाँ या ना। पहले यहां पे प्रोड बाय रिएक्टेंट की वैल्यू 10 थी, अब प्रोड बाय रिएक्टेंट की वैल्यू 5 होगी। उसने कहा ना ना मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए। 10 कैसे होगा, जब रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो जाए, प्रोड की अमाउंट बढ़ जाए। मतलब एक तरीके से रिएक्शन इज गोइंग नेट रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा नहीं हो सकता बैकवर्ड नहीं हो रहा, लेकिन फॉरवर्ड का रेट ज्यादा हो गया, बैकवर्ड का रेट कम हो गया, ओवरऑल रिएक्शन वेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो कुछ समझे ना समझे गाइस, बच्चों क्लियर हो गया। मतलब यहां से मैंने एक चीज तुम्हें बता दी, व्हेन Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम, नेट रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ताकि Q की वैल्यू बढ़ बढ़ के वापस K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाए। अब मैंने क्वेश्चन में क्या किया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंस आना, मैंने प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ा दी, ठीक है ना बेटा। तो Q की वैल्यू पहले इक्विलिब्रियम पे था, इक्विलिब्रियम पे जब था तब मैंने प्रोडक्ट थोड़ा और ऐड कर दिया। प्रोडक्ट ऐड करोगे तो Q की वैल्यू से 20 हो गई या 15 हो गई, Q की वैल्यू 15 हो गई। पहले 10 था, पहले Q वॉज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, Q की वैल्यू 10 थी। अब हमने उसे बढ़ाया कैसे बेटा, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ा के हमने उसको Q की वैल्यू को 20 या 15 कर दिया। अब Q वापस क्या करना चाहेगा भाई, K इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाह रहा है। Q ऑलवेज ट्राइज टू अचीव K इक्विलिब्रियम, मतलब अगर तुम T टेंडिंग टू इंफिनिटी में देखोगे तो Q विल बी इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। तो Q K इक्विलिब्रियम बनना चाह रहा है, मतलब Q अपनी वैल्यू घटा घटा के क्या बनाना चाह रहा है, K इक्विलिब्रियम के बराबर। Q की वैल्यू डिक्रीज कब होगी, जब रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ जाए, प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाए, हाँ है ना। Q की वैल्यू डिक्रीज कब होगी, Q की वैल्यू, Q विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टेंट, Q की वैल्यू हमारी कब डिक्रीज होगी, जब रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ जाए, प्रोडक्ट की अमाउंट डिक्रीज हो जाए, हाँ या ना। यस सर। और प्रोडक्ट की अमाउंट डिक्रीज हो गई, रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ गई, इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी। समझ आया नहीं आया। वी वॉन्ट Q टू डिक्रीज टू 10, वी वॉन्ट Q टू डिक्रीज टू द वैल्यू ऑफ 10। Q डिक्रीज कैसे होगा, जब रिएक्टेंट बढ़ेगा, प्रोडक्ट डिक्रीज होगा। और इसका मतलब क्या हो गया, हम रिएक्शन में रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट के अंदर हम चाह रहे हैं रिएक्टेंट बढ़े, प्रोडक्ट डिक्रीज हो। इसका मतलब हम रिएक्शन को कहां भेजना चाह रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है गाइस। सो इसका मतलब है नेट रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझे या नहीं समझे गाइस, बच्चों बताओ, क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे Q 15 हुआ, Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम। ये हमें पता चल गया है। अब अगर हमारे को कोई रिएक्शन दे रखी है A गिविंग B, इसका K इक्विलिब्रियम दिया गया है एज 4, Q की वैल्यू है 2, तो बताओ अभी Q 2 है, ओके। K इक्विलिब्रियम हमें बताया इट इज कांस्टेंट 4 होता है, Q अभी 2 है, मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स की हमने रेशियो देखी, वो अभी 2 आ रही है। तो मुझे बताओ अभी B की अमाउंट बढ़ेगी या घटेगी, K इक्विलिब्रियम वी आर गिवन एज 4, फिर हमने प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स की रेशियो अभी देखी, करंटली क्या है 2। हमें पूछा गया है कि क्या अभी B की अमाउंट बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, टेल मी। बढ़ेगी।
बढ़ेगी। और अगर यहीं पे Q4 के बजाय 6 होता तो प्रोडक्ट कम एक होगा। बढ़ जाता। सर प्रोडक्ट कम की होगी। अमाउंट कम हो जाएगी, बिल्कुल। बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। ए की अमाउंट बढ़ेगी, बी की अमाउंट डिक्रीज होगी। समझे या नहीं समझे बेटा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ हर एक बच्चे को? यस सर। गुड, दैट्स ग्रेट। समझ गए ना ये चीज? अच्छा, एक और चीज बच्चों, देयर इज समथिंग नोन एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? व्हाट डज कैटलिस्ट डू? बेटा कैटलिस्ट से हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज नॉट व्हाट वी मीन बाय कैटलिस्ट। जब हम ये टर्म यूज करते हैं कैटलिस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का मतलब है स्पीड अप रिएक्शन। कैटलिस्ट का मतलब है वी आर चेंजिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेदर वी आर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तुम कहोगे सर इसका मतलब यही तो हो गया कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। मैं कहूंगा ना, समझो इसे क्या कहना चाह रहा हूं। ए प्लस या ए गिविंग बी है। ए के हमारे पास पहले 10 मोल थे, इक्विलिब्रियम पे ए के 2 मोल है, बी के 8 मोल है। ये था इनिशियली, ये है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना गाइस? इनिशियली एंड एट इक्विलिब्रियम ये हमें दे रखा है। ओके, अब पहले इनिशियल से इक्विलिब्रियम पे आने पे उसे लगता था 1 घंटा। कितना लगता था बच्चों? 1 घंटा लगता था रिएक्टेंट को इक्विलिब्रियम पे आने पे विद प्रोडक्ट्स। मतलब ये 2 और 8 बनने में पहले 1 घंटा लगता था। बन अब भी 2 और 8 ही रहा है, लेकिन पता चला अब यही कंसंट्रेशन या मोल्स कितनी देर में बन गए? 10 मिनट में। उसने ये नहीं कहा कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ गया। जिस रेट से वो रिएक्शन हो रही थी वो रेट बढ़ गया। पहले वो 1 घंटे में हो रहा था, पहले ये 2 और 8 1 घंटे में बन रहे थे, अब यही 2 और 8 बन रहे, बट रेदर इन 10 मिनट्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ गाइस, गॉट इट और नॉट बच्चों? बच्चे बोलेंगे, समझ गए गाइस? तो इट स्पीड्स अप द रिएक्शन। और ये स्पीड अप कैसे करता है? इट increases Kf and Kb by same factor. It increases Kf and Kb by same factor. तुम्हें याद है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन? कैटेलाइज्ड में के फॉरवर्ड कितने से इंक्रीज हो गया? के डैश से। बैकवर्ड कैटेलाइज में क्या हो गया? इंक्रीज कर गया के डैश से। आइडिया इस दोनों ही सेम फैक्टर से इंक्रीज हो गए। इंक्रीज हो गए मतलब एक तरीके से हम कहेंगे जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का, जिस रेट से हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है उसी रेट से हमारा बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है। मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारा केएफ था, केबी था, दोनों का हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई, फॉरवर्ड की भी बढ़ गई, बैकवर्ड की भी बढ़ गई बाय सेम अमाउंट। केएफ एंड केबी इंक्रीज बाय सेम फैक्टर बेटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दोनों सेम फैक्टर से बढ़ गए, इसीलिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ गया, बैकवर्ड का भी बढ़ गया बाय द सेम अमाउंट। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ गया, बैकवर्ड का भी रेट बढ़ गया, लेकिन अमाउंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या चेंज हो रही है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ गया। व्हाट अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कैटेलाइज्ड? हम कहेंगे निकालो केएफ बाय केबी फॉर द कैटेलाइज्ड रिएक्शन। मतलब जो के इक्विलिब्रियम फॉर कैटेलाइज्ड है, देयर विल बी केएफ बाय केबी फॉर कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तुम रियलाइज करोगे यार ये के इक्विलिब्रियम तो जो पहले था वही रहा बाद में। कैटेलाइज्ड और अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज सेम। समझे या नहीं समझेगा? ये बताओ, ये चीज समझ आई नहीं आई?
Yes, फॉर sir. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि हमारा केएफ और केबी की वैल्यू सेम फैक्टर से इंक्रीज हो गई, इसलिए जो हमारा अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। समझे या नहीं समझे गाइस? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अनकैटलाइज्ड के लिए था वही कैटलाइज्ड के लिए, इसीलिए हमारा इक्विलिब्रियम पे जो अमाउंट है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो चेंज नहीं हुई। लेकिन जिस रेट से हमारा ए गिविंग बी हो रहा था, उसी रेट से हमारा मतलब जिस फैक्टर से हमारा ये रिएक्शन इंक्रीज हुई, उसी फैक्टर से ये रिएक्शन इंक्रीज हुई, रिजल्टिंग इन फास्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर और नॉट गाइस? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का मतलब क्या है? फास्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो रहा है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है ना बच्चों? लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो हमारा अमाउंट है दैट इज नॉट चेंजिंग। क्यों? क्योंकि अनकैटलाइज्ड और कैटलाइज्ड दोनों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इज सेम। के डैश तो कट जाएगा दोनों में, हाँ है ना? दिस वाज फॉर अनकैटलाइज्ड एंड दैट वाज फॉर कैटलाइज्ड, इट इज सेम। समझे या नहीं समझे बच्चों? ये बताओ मुझे, गाइस बोलो। Yes, sir. गुड, यस सर। ओके, सही है बच्चों, समझ गए ना ये चीज बिल्कुल। अब मैंने तुम्हें बताया था एक्टिविटी कंसंट्रेशन में भी हो सकती है, प्रेशर में भी हो सकती है, हाँ है ना बेटा? तो यहां पे मैं तुम्हें बता दूं एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज कांस्टेंट। ओके बेटा, एंड it is assumed to be 1। प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स की एक्टिविटी 1 मानी जाती है। जैसे अगर तुम्हें एक्टिविटी ऑफ आयरन सॉलिड पूछेंगे हम कहेंगे 1, एक्टिविटी ऑफ वाटर पूछेंगे हम कहेंगे 1। प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स की एक्टिविटी हम क्या मानते हैं बच्चों? 1। एक्टिविटी माइट बी एनीथिंग, कंसंट्रेशन या प्रेशर। कोई हमें कहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Fe सॉलिड, एक्टिविटी का मतलब है दैट एक्टिविटी माइट बी कंसंट्रेशन, दैट एक्टिविटी माइट बी प्रेशर। ठीक है ना बेटा? तो हमारे एक्टिविटी ऑफ आयरन सॉलिड इज 1, एक्टिविटी ऑफ वाटर इज 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? मतलब अगर हमारा आयरन की कभी हमें कंसंट्रेशन लेनी है हम 1 उठा लेंगे, आयरन के लिए हमें प्रेशर की टर्म चाहिए हम 1 उठा लेंगे, वाटर के लिए हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू चाहिए 1 उठा लेंगे, प्रेशर की वैल्यू चाहिए 1 उठा लेंगे उसके लिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर Yes, हुआ sir. है नहीं हुआ गाइस? गॉट इट? कंसंट्रेशन 1 मोलर उठा लेना, पार्शियल प्रेशर 1 atm उठा लेना। अब एक और काम की चीज गाइस, तुमने A गिविंग 2B है, A की हमने लिए 10 मोल्स। ओके बेटा? अब अगर ये रिएक्शन पूरी कंप्लीशन तक जाती है तो B के कितने मोल्स बनेंगे बताओ गाइस? 20। 20, राइट? और ये है अगर ए पूरा कंप्लीट होता है। हम कहेंगे कि सपोजिंग हमारा इक्विलिब्रियम पे ए के बच रहे हैं 2 मोल, तो बी के कितने बनेंगे गाइस? ए के कितने Sir. रिएक्ट कर गए? ए के रिएक्ट कितने कर गए? 8 रिएक्ट कर गए। ओके गाइस? तो हमारा ए के बचे 2, बी कितना बनेगा बच्चों इन दैट सर 16 बनेगा। 16 बनेगा, हाँ है ना? 8 रिएक्ट कर गया, बचा ए का 2, और 8 रिएक्ट कर गया तो ए से 2B बनता है, 8 से 16 बन जाएंगे, हाँ है ना बच्चों? यू विल हैव 2 मोल्स ऑफ ए एंड 16 मोल्स ऑफ बी। ये मैं मान के चल रहा हूं एट इक्विलिब्रियम, अपनी तरफ से मैंने वैल्यू उठाई है। ओके गाइस? अब मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम रिएक्टेंट के 10 मोल से स्टार्ट करो
या प्रोडक्ट के 20 मोल से स्टार्ट करो, इक्विलिब्रियम पे ये अमाउंट यही रही। मतलब इट डज नॉट मैटर वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम 10 मोल्स ऑफ ए या यू स्टार्ट विद 20 मोल्स ऑफ बी, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन विल बी सेम। इट डज नॉट मैटर तुम रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करो या प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करो, इक्विलिब्रियम पे तुम्हारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो वही आएगी, whether you start from the reactant side या you start from the product side। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ बच्चों, बोलो गाइस, ये चीज समझ आई नहीं आई जो मैंने भी बोली? यस सर। गुड, ग्रेट, ओके। अब आते हैं सम कर्व्स that you need to remember, ठीक है ना बच्चों? मैं लेता हूं N2, hold on a sec guys, N2 plus 3H2 giving 2NH3, ये ले लिया मैंने। N2 के मोल मान लो 1 है, H2 के मोल मान लो 4 है। अब ये मत कहना सर लिमिटिंग रीजन हमारा N2 है तो N2 को पूरा खत्म कर दे। स्टार्टिंग ही हमने ये करी थी कि इवन द लिमिटिंग रीजन डजंट गेट ओवर परसेंटेज यील्ड, तो 1 में से मान के चलो X रिएक्ट कर गया। H2 का कितना रिएक्ट करेगा बच्चों, जरा बताना मुझे। H2 का कितना 3x 3x, मतलब बचेगा कितना 4 - 3x, और NH3 कितना बनेगा बच्चों 2x। हाँ है ना, बोलो गाइस। सो लेट अस हैव अ लुक एट द कर्व्स। हाइड्रोजन जो था, सॉरी नाइट्रोजन जो था वो इनिशियली 1 पे था, 1 में से X डिक्रीज कर गया, X डिक्रीज कर गया, ये बेटा क्या है तुम्हारा X। क्लियर है या नहीं बेटा, समझे या नहीं समझे गाइस? ये X है, तो H2 में कितने का डिफरेंस आएगा, समवेयर अराउंड 3x का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 3x का। अगर ये x है तो ये हमारा क्या है बेटा 3x। दिखा या नहीं दिखा बच्चों? दिस वाज N2, this was H2 and NH3 must be something like this, this is 2x। got it or not बच्चों? this is NH3, हाँ या ना, बोलो गाइस। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे, ये t इक्वल टू 0 है बच्चों, ये क्या है t। NH3 कैसे बना वो एक बार और बता दीजिए NH3 के लिए क्या बताऊं बेटा? सर। जैसे कि हमें वहाँ पे तो पता है कि N2 1 था तो आपने 1 से बनाया, एंड 3H2 हाँ 4 था तो आपने 4 से बनाया, देन हाँ NH3 का आपने ओरिजिन से ही बनाया। ये चीज हाँ, समझ वही मैं बता रहा हूँ। t इक्वल टू 0 पे NH3 was 0, H2 was 4 and N2 was 1। क्लियर बेटा? Initially NH3 was 0, H2 was 4 and 2 was 1। NH3 0 से 2x जा रहा है, दिस इज 2x। N2 1 से x का डिक्रीज ले रहा है, H2 4 से 3x का डिक्रीज ले रहा है। और ये जो हमारा एंड अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम रियलाइज करोगे ये लाइन स्ट्रेट हो रही है एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी। स्ट्रेट का मतलब क्या है, अब इक्विलिब्रियम पे देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन। समझ में आया नहीं आया, ये बताओ मुझे। एट इक्विलिब्रियम मतलब t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ना H2 की अमाउंट चेंज होगी, ना NH3 की और ना N2 की। समझे या नहीं समझे गाइस, बोलो हाँ है ना। जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए इन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व, तो तुम समझो ये इक्विलिब्रियम की बात करें कि अब देयर इज नो विजिबल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और कुछ समझ में आया ना आया, मैं एक चीज को कितनी बारी बोलूंगा, बताओ गाइस, बोलो समझे या नहीं समझे?
अब आते हैं, ये था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, अब आते हैं रेट वर्सेस टाइम। भाई हमें पता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, 1 सेकेंड, फॉरवर्ड रिएक्शन है वो धीरे धीरे करके क्या होता है बेटा, कम होता जाता है, हाँ है ना। रिएक्टेंट की अमाउंट कम होगी तो जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना है वो रेट भी धीरे धीरे करके कम होगा, हाँ है ना बच्चों। पहले फटाफट तुम्हारा रिएक्टेंट वाज गिविंग प्रोडक्ट, धीरे धीरे करके रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो रही है, तो जिस रेट से रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो रही है उसी रेट से रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट की जो रेट है वो भी कम होता जाएगा। रेट तुम्हें याद है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट भी डिक्रीज होगा। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज हाउ इट विल गो। एंड व्हाट अबाउट योर प्रोडक्ट गिविंग रिएक्टेंट? भाई इनिशियली तो हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे ही नहीं रहा क्योंकि प्रोडक्ट था ही नहीं हमारे पास। अब जैसे जैसे करके प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट गिविंग रिएक्टेंट का रेट भी बढ़ता जाएगा, ये हमारा जाएगा ऐसे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऊपर वाला है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, नीचे वाला है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे करके कम हो रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और एक पॉइंट पे दे विल बिकम इक्वल। इक्वल जहां पे होगा मतलब इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ऐसे समझो N2 और H2 इनिशियली बहुत ज्यादा थे, NH3 0 था, क्योंकि N2 और H2 की अमाउंट बहुत ज्यादा थी तो फटाफट N2 एंड H2 आर कंबाइनिंग टू गिव NH3। धीरे धीरे करके हमारा N2 और H2 की अमाउंट कम हो रही है, तो जिस रेट से N2 और H2 NH3 दे रहे थे वो रेट भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। फॉरवर्ड रेट बेसिकली धीरे हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और क्योंकि NH3 की अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ रही है तो जिस रेट से हमारा NH3 इज गिविंग N2 and H2, ये अमाउंट बढ़ती, ये रेट बढ़ता जाएगा क्योंकि NH3 की अमाउंट ओवर टाइम इंक्रीज हो रही है, तो द रेट with which NH3 will decompose to give N2 and H2, that rate will also increase. NH3 की अमाउंट बढ़ रही है तो NH3 से N2 और H2 का बनने का रेट भी इंक्रीज हो रहा है, ये रेट इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बिकम इक्वल। इक्वल तुम्हें दिख रहा है गाइस, यहाँ पे मैंने कर्व में इक्वल दिखा रखा है बच्चों, कैन यू सी? एक पॉइंट पे फॉरवर्ड कम हो के और बैकवर्ड बढ़ बढ़ के बराबर हो गए, बराबर हो गए मतलब इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों जस्ट टेल मी इज दिस क्लियर और नॉट जो मैंने अभी बताया है? बोलो बच्चों, हुआ क्लियर या नहीं हुआ? बच्चों देखो, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो तीन तरीके से लिखा जा सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिटन इन 3 ways, Kc, Kp एंड Kx। जैसे अगर मैं पहले लेता हूं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना गाइस? सॉल्यूशन बेसिकली, नॉट नेसेसरली एक्वस, आइडिया इज सॉल्यूशन लिया तो उसके लिए एक्टिविटी सिर्फ किस में मेजर कर सकते हो बच्चों? तो कंसंट्रेशन ओनली। ओके गाइस, इसमें सिर्फ कंसंट्रेशन की टर्म में करा जा सकता है। ओके, जैसे अगर हमारे पास ए प्लस बी होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, गिविंग सी प्लस डी, ये अगर हमारे पास है तो इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज रिटन एज Kc। C मींस कंसंट्रेशन, it will be concentration of C raised to power C, concentration of D raised to power D, concentration of A raised to power A,
कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर बी। यहां पे प्रेशर की टर्म आएगी ही नहीं क्योंकि हम एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हाँ है ना बच्चों? तो के सी इस तरीके से लिखा जा सकता है। फाइन बच्चों। अब अगर हमारे पास गैसेस हैं तो उसके लिए, गैसेस के लिए तुमको वैसा प्रेशर यूज करना चाहिए। हाँ है ना बच्चों? इसके लिए क्या यूज करना चाहिए हमें? प्रेशर। लेकिन एक्चुअली यहां पे पार्शियल प्रेशर के साथ साथ कंसंट्रेशन भी यूज किया जा सकता है। मतलब गैसेस के लिए तुम्हारे पास के सी भी होगा, सी फॉर कंसंट्रेशन, के पी भी होगा, पी फॉर प्रेशर का। मतलब गैसेस के लिए यू कैन हैव के सी एज वेल एज के पी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? के सी क्या होगा? अगर मैं उसी को लूं तो के सी तो वही हो जाएगा, सी रेज़ की पावर सी डी रेज़ की पावर डी बाय ए रेज़ की पावर ए बी रेज़ की पावर बी। अब यहां पे सबसे पहली चीज आती है, सर ये जो हमने कंसंट्रेशन लेते थे ये हम लेते थे मोलैरिटी में, तो गैसेस की कौन सी मोलैरिटी आ गई? गैस तुम उसको मोलैरिटी से ना रिलेट करो, रिलेट करो कंसंट्रेशन का जो सर मोलैरिटी एक उसकी बार ऊपर क्या होती थोड़ा स्क्रॉल कर देंगे, छूट गया था। है? हाँ बेटा, अभी टाइम लगेगा नोट करने में। ये सर थोड़ा और ऊपर। अच्छा नोट इट डाउन बेटा, हो जाए तो मुझे बता देना बेटा। सर थोड़ा और ऊपर, मतलब वो हेडिंग तक। हाँ यहां से सर, यहाँ तक, हाँ यहाँ से। नोट इट डाउन देन। बच्चों अब यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन अभी तक ले रहे थे वो क्या ले रहे थे? मोलैरिटी। हाँ है ना? और तुम कहोगे सर गैसेस के लिए कैसे मोलैरिटी लोगे? मोलैरिटी ना सोचो, उसे उसे सोचो मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। ओके, और यहां पे जो वॉल्यूम है गैसेस के लिए, वॉल्यूम क्या बन जाएगी बच्चों? विल बी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज केप्ट। प्लीज टेल मी, समझ आया नहीं आया जो मैंने बोला है भाई? गैसेस के लिए अगर हमें के सी चाहिए, के सी मतलब सी फॉर कंसंट्रेशन, अगर हमें गैसेस की रिएक्शन में जैसे N2 प्लस H2 गिविंग NH3, अगर हमें गैसेस की रिएक्शन में Kc चाहिए तो हम ये जो कंसंट्रेशन यूज करेंगे ना गाइस, विल बी यूजिंग द कंसंट्रेशन एज मोल पर लीटर, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन लीटर। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। N2 plus 3H2 गिविंग 2NH3। इसमें हमारे पास कंसंट्रेशन भी चल सकता है, प्रेशर भी चल सकता है क्योंकि गैसेस इन्वॉल्व है। अगर तुम के सी निकालते हो तो देयर विल बी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब। कुछ समझ आया नहीं आया? और ये जो तीन कंसंट्रेशन है क्या बेसिकली? इट इज मोल्स ऑफ NH3 by volume of container. N2 will be moles of N2 by volume of container, and you will have concentration of H2 as moles of H2 by volume of container. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पैटर्न समझ आया नहीं आया? ये है के सी फॉर गैसेस। के पी तो चलेगा ही चलेगा। के पी विल बी प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? जैसे यहाँ पे अगर हम केसी देखें तो केपी क्या बन जाएगा बेटा? पी ऑफ सी रेज़ की पावर सी
P of D raised to power D by P of A raised to power A, P of B raised to power B. तो कुछ समझ में आया ना आया बच्चों? बताओ गाइस, हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? हाँ बोलो बेटा, क्लियर हो गया नहीं? यस सर। गुड। केसी देख लिया, केपी देख लिया हमने। ज्यादातर केसी केपी आता है, मतलब 99.9% केसेस में केसी केपी आएगा, ठीक है ना गाइस? और केसी केपी जो है ये किस पे डिपेंड करते हैं गाइस फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन? व्हाट डू दे डिपेंड ऑन? केसी केपी दे डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर। दे आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? केसी केपी आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे मैं कह नहीं रहा था, कई बार मैंने बोला था they are dependent on temperature for a particular reaction, for a particular reaction. अब एक रिलेशन में और बताता हूं तुम्हें। के एक्स मैंने अभी तक बताया नहीं है बच्चों, के एक्स नहीं बताया, तो के एक्स भी यहां पे आ जाएगा। यहां पे अगर के एक्स लिखोगे तो के एक्स भी आ जाएगा। के एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सी रेज टू पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी रेज टू पावर डी by mole fraction of A raised to power A, mole fraction of B raised to power B. समझे या नहीं समझे गाइस? यहां पे हम मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। गॉट इट और नॉट बच्चों? बताओ भाई फटाफट। केसी में कंसंट्रेशन लेते हैं, केपी में पार्शियल प्रेशर लेते हैं, के एक्स में मोल फ्रैक्शन लेते हैं। ओके बच्चों, डन। अब केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन? केपी इज केसी इंटू आर टी raised to power delta ng. Kx is equal to, sorry, Kp is equal to Kx ये रिलेशन सर है एक बच्चे। बार वापस बता देंगे एक्स क्या डिनोट करता है? x denotes मोल फ्रैक्शन। इधर x denotes मोल फ्रैक्शन। जैसे xc इज मोल्स ऑफ c बाय टोटल मोल्स, xd is moles of d by total moles being A, B, C, D combined. समझ आया नहीं आया बेटा? बोलो बेटा। यस सर। Good. And you have got to learn it. Remember the RAM formula. Don't forget that. और यहाँ पे PT क्या है? PT is the total pressure at equilibrium. अभी देखते हैं फॉर्मूले कहां से आए। Let us have a look at the relation। ये जो हमारा कहां से आ रहा है, N2H2 और NH3 के लिए लेते हैं। उसके लिए समझोगे तो आसानी से आ जाएगा। N2 plus 3H2 gives 2NH3। ओके बच्चों, यहाँ पे केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? मैंने बनाया भी था। इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब। हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, यही बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। और केपी क्या बनेगा? ये बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? ये प्लीज टेल मी यू गॉट इट और नॉट? यस सर। गॉट इट? जस्ट 1 सेकेंड बच्चों। गाइस यहां तक क्लियर हो गया? ये केपी का एक्सप्रेशन है, ये केसी का है। अब गाइस तुम्हें याद होगा मैंने बताया भी था,
PV is equal to NRT, हाँ है ना, और वी कैन राइट दिस डाउन एज P is equal to N by VRT, हाँ है ना बच्चों, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। और अभी तुम्हें याद है मैंने क्या बताया था, N by V is nothing but concentration, हाँ या ना, यहाँ पे जो V है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बच्चों, V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें गैसेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको P इक्वल टू CRT लिख सकता हूँ, N by V को मैंने कंसंट्रेशन लिख दिया। मतलब यहाँ पे जो Kp का एक्सप्रेशन है उसको देखो गाइस, Kp को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू RT का होल स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 RT रेज़ टू पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 RT का होल क्यूब। मतलब प्रेशर को मैं हर एक जगह CRT लिख रहा हूं, समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ मुझे। इन Yes, तीनों sir. प्रेशर की टर्म्स की जगह मैंने CRT लिख दिया। बच्चों ये क्या बन जाएगा, व्हाट इज दिस, ये यही तो है, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब, हाँ है ना, ये बन गया Kc। और RT की पावर क्या बन जाएगी, इट विल बी 2 माइनस 1 प्लस 3 विच इज -2। समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ भाई जो मैंने भी बोला। अब दिख रहा है ये फॉर्मूला वही है जो मैंने ऊपर लिखवाया था, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज़ टू पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या है, गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स। गैसियस प्रोडक्ट्स के कितने मोल हैं, 2, गैसियस रिएक्टेंट्स के कितने मोल हैं, 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। समझ में आया या नहीं आया बच्चों। Yes, sir. Kp for a given reaction, Kp for a given reaction is equal to Kc for that reaction into RT raised to power -2। एक और एक्सप्रेशन देखते हैं Kp और Kx वाला। गाइस तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, याद है नहीं याद है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। ये हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं। तो Kp जो हमारा एक्सप्रेशन था which was pressure of NH3 का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ N2 एंड प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब, उसको क्या मैं लिख सकता हूं, प्रेशर टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर बाय प्रेशर टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू प्रेशर टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 का होल क्यूब। ये जो मैंने भी लिखाई थी समझ में आई नहीं आई, ये बता दो मुझे गाइस। ये है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, हाँ या ना। एंड डू यू रियलाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एंड H2 का होल क्यूब, ये हमारा Kx बन जाएगा। इन तीनों टर्म को यूज करके विल गेट Kx, तो ये हमारा बन जाएगा Kx इंटू P टोटल रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 PD रेज़ टू पावर -2। ये रिलेशन मैंने बताया था, Kp इज इक्वल टू Kx इंटू PD रेज़ टू पावर -2। और समझे ना समझे गाइस, ये बताओ बच्चों जो मैंने अभी तुम्हें बताया वो समझ में आया या नहीं आया, Yes, sir. बताओ। Yes. Yes, sir. क्लियर है, किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है, ओके। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। हमें इसके दे रखा है कि इक्विलिब्रियम इज 10, हमें दे रखा है एट टी
एट टाइम टी, N2 के मोल्स 2 हैं, H2 के मोल 3 है और NH3 के मोल 4 है। ओके गाइस, ये हमें मोल दे रखे हैं और हमें पूछा गया है, एक और चीज दे रखी है बाय द वे, वी आर गिवन, ये मोल्स हैं। ओके, हमें वी आर गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 2 लीटर, फाइंड reaction will go forward or backward. कैसे करोगे गाइस? तुम्हें करवा रखा है मैंने, बताओ कैसे करोगे? बताओ बच्चों, भाई क्यू निकाल लो, के इक्विलिब्रियम दे रखा है, क्यू निकाल लो, ये केसी है। ओके, के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तुम क्यू निकाल लो, केसी दे रखा है, कंपेयर करो, क्यू बड़ा है केसी बड़ा है, अगर क्यू बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, क्यू छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ये हमने आगे पढ़ा था, नहीं पढ़ा था बच्चों? बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम में तो रिएक्शन बैकवर्ड, क्यू लेस देन के इक्विलिब्रियम में तो रिएक्शन फॉरवर्ड। ये उसका क्वेश्चन है गाइस, बताओ मुझे क्या होगा आंसर? केसी दे रखा है, क्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, क्यू और केसी को कंपेयर करो एंड टेल मी वेदर द रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बोलो गाइस, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कोई ऐसा बच्चा जो उससे सीरियसली अटेम्प्ट कर रहा है या फिर मेरे को ही करवाना है ये? बताओ कर रहा हूँ गाइस, सर। कर रहे हो ना? करो, डू इट, ट्राई इट आउट बच्चों। बच्चों क्यू क्या बनेगा? हम कहेंगे 4/2 का होल स्क्वायर बाय 2/2 इंटू 3/2 का होल क्यूब। ये किया है नहीं किया है, कुछ और कर दिया, या सीधा तुमने 4² बाय 2 इंटू 3³ कर दिया? बच्चों बताओ क्या किया है? हाँ सर, वही कर दिया था। मतलब गलत कर दिया? कंसंट्रेशन चाहिए था बच्चों, मोल्स नहीं चाहिए थे, कंसंट्रेशन चाहिए था इन मोल पर लीटर। नाउ इसको कंपेयर करना था विद केसी, कंपेयर विद केसी। अगर Q ग्रेटर देन केसी है बैकवर्ड जाएगा, Q लेस देन केसी है फॉरवर्ड जाएगा, Q इक्वल टू केसी है, इक्विलिब्रियम पे बैठा है, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? ये बताओ मुझे गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? बच्चे गए बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड इट और नॉट जो मैंने अभी करवाया है? यस सर। Yes, sir. गुड, ओके। हाँ, तो बच्चों यहां तक समझ गए? अब गाइस एक चीज मैं और बता दूं तुम्हें, के इक्विलिब्रियम फॉर डिफरेंट रिएक्शन, के इक्विलिब्रियम फॉर डिफरेंट रिएक्शन। अगर ए गिविंग बी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, रेट कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा, सी गिविंग डी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो हाफ ए गिविंग हाफ बी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों? अगर ए गिविंग बी का K1 है तो हाफ ए गिविंग हाफ बी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? √K1। क्लियर है गाइस? मतलब जो भी हमने जिससे भी मल्टीप्लाई किया
वो सीधा पावर में जाता है। मतलब अगर मैं 2a गिविंग 2b लेता हूं तो क्या होगा बच्चों? सर K1 की पावर 2। k1 स्क्वायर, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज k1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और b गिविंग a के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इट इज रिवर्स। रिवर्स का मतलब रेज की पावर -1, इट विल बी 1/k1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर मैं हाफ बी गिविंग हाफ ए लेता हूं तो अब इसमें क्या आएगा बेटा? हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? बेटा बोलो। अब अगर हम इसको इसके आधा ऐड कर दें, इसको इसके आधा ऐड कर दें, a प्लस सी गिविंग b प्लस डी, ए प्लस सी गिविंग b प्लस डी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बच्चों? दोनों को ऐड कर रहे हो तो तुम्हारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे। ये लेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज k1 k2। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? अब अगर मैं ये लेता हूं तो मुझे बताओ क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा? बोलो गाइस। सर K1/K2। k1/k2। वेरी नाइस। a गिविंग b एज इट इज है, c गिविंग d को रिवर्स करके ऐड किया। रिवर्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाज 1/k2। अब इसको और k1 को ऐड किया तो मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो गाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? तो यस अगर सर। मैं ये लेता हूं 2a प्लस सी गिविंग 2b प्लस d, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? सर k1 स्क्वायर बाय k2 k1 स्क्वायर इंटू k2। k2 इंटू k2। हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस। क्लियर है यहां तक? बताओ। एक चीज मैं और बता दूं, दो तरह की रिएक्शन हम करेंगे, दो तरह की रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे। एक है होमोजेनस रिएक्शन। होमोजेनस रिएक्शंस कौन सी होती हैं बेटा? जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। मतलब अगर एक गैस है तो सारी गैसेस होंगे, ठीक है ना? दे आर इन सेम फेज। गैस है तो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फेज में। एक होती है हेट्रोजीनस रिएक्शन। हेट्रोजीनस रिएक्शंस कौन सी होती है? जिसमें एक से ज्यादा फेजेस आर इन्वॉल्व। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन मोर देन वन फेज। कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? समझे नहीं समझे गाइस? हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देखेंगे वो होमोजेनस के लिए देखेंगे और उसके बाद हेट्रोजीनस के लिए देखेंगे। समझे या नहीं समझे गाइस ये चीज? बताओ मुझे। क्लियर हो गया? अब जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है विल डिस्कस दोज इन द नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस? ठीक है बच्चों?